नमस्कार। अमृत गर्भ संस्कार की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अंतर्गत गर्भस्थ शिशु पर संस्कार कैसे किए जाए इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को आज थोड़ा सा ट्रेडिशनल और एंशिएंट टच देते हैं। तो आइए आज बात करेंगे वेदोक्त 16 संस्कारों की। संस्कार का अर्थ है संशोधन करना। संस्कारो ही गुणांतर धनम, अर्थात गुणों का वर्धन, गुणों को बढ़ाना। वेदों के अनुसार अलग अलग संख्या में संस्कार बताए गए हैं। जैसे कि मनुस्मृति में 13 संस्कार, भगवान गौतम गुह्य सूत्र में 40 संस्कार का वर्णन है। परंतु महर्षि व्यास द्वारा प्रतिपादित व्यास स्मृति के 16 संस्कार ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये जो 16 संस्कार है, ये केवल धार्मिक ही नहीं परंतु बहुत ही साइंटिफिक है। देखिए, हमारे जीवन में जो 16 एरिया, 16 अलग अलग पड़ाव है, जहाँ डाइवर्जन होते हैं, जहाँ टर्न आते हैं, वहाँ ये संस्कार इम्प्लांट किए गए हैं। उम्र के अनुसार इन संस्कारों का विभाजन किया गया है। जन्म पूर्व अवस्था के संस्कार, प्रसूति के पश्चात के संस्कार, शिशु अवस्था के संस्कार, प्री स्कूल पीरियड के संस्कार, स्कूल एज पीरियड के संस्कार, तारुण्यावस्था के संस्कार और मृत्यु पश्चात के संस्कार। इन 16 संस्कारों में जो पहले 3 संस्कार है वह जन्म पूर्व अवस्था में किए जाते हैं। तो ये जो लगभग 20% संस्कार है, ये गर्भ संस्कार कहलाते हैं। तो इसमें से पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जो कि कंसेप्शन, गर्भधारणा से निगडित है। गर्भधारणा होने से पहले ही मदर और फादर दोनों की बीज की शुद्धि स्वरूप यह संस्कार किया जाता है। महर्षि चरक कहते हैं कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वस्थ इत्यभिधीयते, अर्थात माता और पिता दोनों की फिजिकल हेल्थ के साथ ही प्रसन्न मन द्वारा मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी जरूरी है। और इसी कारण गर्भाधान से पहले ही आयुर्वेद में पंचकर्म द्वारा शरीर शुद्धि बताई गई है। दूसरा जो संस्कार है पुसंवन संस्कार। पुमान सूयते यस्मात् इति पुसंवनम। जिस संस्कार से पराक्रमी, वीर्यवान, ज्ञानी, धैर्ययुक्त संतान प्राप्त होती है, उसे पुसंवन संस्कार कहते हैं। यह संस्कार गर्भ स्थिरता, गर्भ का रक्षण, गर्भपात रोकने के लिए तथा जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जो बीज के दोष होते हैं, वह दूर करने हेतु गर्भावस्था के दूसरे महीने में पुष्य नक्षत्र पर किया जाता है। अगला संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंत का अर्थ है ब्रेन और उन्नयन का अर्थ है डेवलपमेंट। बच्चे के इमोशनल सेंटर का विकास और मेंटल डेवलपमेंट, यह इस संस्कार का उद्देश्य है। हमारे मस्तिष्क के ऊपर 5 हड्डियां स्थित होती है। ये जो 5 बोन्स है, जहां एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसे सीमंत कहा जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात हमारे ट्रेडिशन में तेल से जो तालु भराव करते हैं, इसका कारण यही हो सकता है। गर्भस्थ शिशु और माता के बीच एक फिजिकल और मेंटल बॉन्डिंग होती है। कुछ रासायनिक प्रक्रिया, कुछ केमिकल सिग्नलिंग के द्वारा बेबी के इमोशंस भी मदर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए मदर को जो भी खाने की इच्छा हो, जो करने की इच्छा होती है, वह उसको दिया जाता है। हमारी जो गोद भराई की रस्म, मराठी में जिसे डोहाळे जेवण कहा जाता है, ये इसी सीमंतोन्नयन संस्कार का ही एक भाग है। जात कर्म संस्कार के अंतर्गत जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे को शहद और घी का चाटन देते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार यहाँ बेबी का मिल्क सकिंग एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। फर्स्ट फीड देने के बाद उसके आंतों की मूवमेंट्स
अच्छे से हो रही क्या नहीं, इसका हम एग्जामिनेशन करते हैं। शहद में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होने से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। शहद और घी में कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होने के कारण बेबी को एनर्जी भी मिलती है इसे। अगला संस्कार है नामकरण संस्कार। हमारे नाम से ही हमारी सोशल और पर्सनल पहचान होती है। आचार्य चरक ने जन्म के 10वें दिन नामकरण संस्कार बताया हुआ है। विधियुक्त आचरण से बच्चे के 2 नाम रखे जाते हैं। पहला है नक्षत्रीय नाम, जो नक्षत्र के अनुसार रखा जाता है, और दूसरा है अभिप्रायिक नाम, जिस नाम से हमारी सोसाइटी में पहचान होती है। बेबी को चौथे महीने में पहली बार बाहर ले जाना, इसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। बच्चा पहले कुछ महीनों तक सिर्फ 6 से 8 इंच तक डिस्टेंस तक ही देख सकता है। उसकी आईसाइट वेल डेवलप हो और वो जो भी देखे वह शुभ हो, यह इसका प्रयोजन है। चौथे महीने में बच्चे की हेड होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छे डेवलप होती है। साथ ही सनलाइट एक्सपोजर से उसे विटामिन डी भी मिलता है, और चांद और सूरज के दर्शन कराने से उसके आंखों की पिपुलरी एडजस्टमेंट का भी विकास होता है। छठे महीने में उपवेशन संस्कार किया जाता है। बेबी के डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अनुसार विथ सपोर्ट अब वह बैठ सकता है, और इसी दौरान उसका हैंड एंड माउथ कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। कर्ण वेदन संस्कार का भी साइंटिफिक बेस है। हमारी कान की पाली में एक दैवी छिद्र माना जाता है कि जहां ब्लड सप्लाई बहुत ही अल्प होता है। इसके छेदन से बालक की शारीरिक व्याधि से सुरक्षा और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगला संस्कार अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे का प्रथम ग्रहण छठे महीने में फलप्राशन स्वरूप में होता है। आयुर्वेद में अन्न ग्रहण करने से पहले पंच महायज्ञ करने को कहा गया है। मतलब जो पहला निवाला होता है वह नैवेद्य के रूप में चींटी, पृथ्वी, गाय, कुत्ता या गरीब को दिया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार से बच्चे को सॉलिड आहार देना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और उसके टेस्ट बड भी अच्छे से डेवलप होते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार, इसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ अपने साथ पूर्व जन्म की स्मृतियां लेकर आता है। इसे हटाने के लिए यह संस्कार उपयुक्त है। इससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट प्राकृतिक तरीके से होता है। उपनयन संस्कार से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होता है। जनेऊ पहनने से माल न्यूट्रिशन का भी पता चलता है। जनेऊ धारण से रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस बढ़ता है और यहीं से एजुकेशन भी स्टार्ट होता है। समावर्तन संस्कार, यह शिक्षण पूर्ण होने के बाद, जिसे एंड ऑफ स्टूडेंटशिप और पदवीदान समारंभ भी कहते हैं। विवाह संस्कार, जो वंश वृद्धि के लिए, पितृऋण से मुक्त होने के लिए किया जाता है। वानप्रस्थन संस्कार से अध्ययन, चिंतन और आदि के साथ ही समाज की सेवा करना, यह भी एक उसका प्रयोजन है। इसके बाद संन्यास संस्कार से मेडिटेशन और सेटिस्फाइड लाइफ का आनंद मिलता है। और सबसे अंत में अंत्येष्टि संस्कार, यह मृत्यु के पश्चात आत्मा को मुक्ति तथा नवजीवन प्राप्त होने के उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता है। भारतीय संस्कृति में रिचुअल्स के तौर पर इन संस्कारों का बहुत ही महत्व है। वैसे तो आज के साइंस के युग में हम इन संस्कारों को बहुत ही पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन संस्कार हमारी संस्कृति से जुड़े होने के कारण इनका महत्व समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो गर्भ संस्कार साइंटिफिकली कैसे किए जाए और कौन सा इसमें आहार लिया जाए,
व्यायाम कौन से किए जाए, इन सब की जानकारी लेने के लिए जल्द ही मिलेंगे हमारे संस्कार के अगले पड़ाव पर। धन्यवाद।